हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक था ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। और किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला भी प्रथम शासक था फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक भी था फिरोज शाह तुगलक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है और तुगलक वंश का ये तीसरा शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन 5 भागों में पृथ्वी के वायुमंडल को बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन पारित किया गया था 1976 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन पारित किया गया था 1976 में, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों का शोषण हो रहा था उसको रोकना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकना, और ये पारित हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य निर्धारित है? तो दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चाइना के बीच निर्धारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत और चीन के बीच हुआ था 1914 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य निर्धारित है? भारत और चीन के मध्य। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का शासक बना? तो दोस्तों, हिटलर जर्मनी का शासक बना था 1933 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर क्या रहा? जर्मनी का शासक रहा। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिटलर जर्मनी का शासक कब से कब तक रहा। तो 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर क्या रहा? जर्मनी का शासक रहा। और 1933 में क्या हुआ था? ये जर्मनी का शासक बना था। और दोस्तों, हिटलर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि हिटलर को जर्मनी का तानाशाह शासक कहा जाता था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि जर्मनी का तानाशाह शासक किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, जर्मनी का तानाशाह शासक कहा जाता था हिटलर को। और 1933 से लेकर 1945 तक इसने शासन किया। लेकिन दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर दी थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी का ऐसा कौन सा शासक है जिसने आत्महत्या करी थी। तो दोस्तों, हिटलर ने आत्महत्या करी थी और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या करी थी। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, अरावली जो पर्वतमाला है इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। और जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के सिरोही जनपद में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान के सिरोही जनपद में
अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ है? तो ये राजस्थान के सिरोही जनपद में। अगर सिर्फ स्टेट पूछा गया आपसे, ऑप्शन में सिर्फ स्टेट हो, जैसे गुजरात हो या राजस्थान हो, पंजाब हो, अगर सिर्फ स्टेट पूछा गया तो ये राजस्थान में है गुरु शिखर। लेकिन अगर प्रॉपर लोकेशन पूछे जाए कि राजस्थान के किस जिले में है, तो ये राजस्थान के सिरोही जनपद में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 2019 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ दोस्तों लद्दाख को भी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा कब दी गई थी या राष्ट्रपिता से कब संबोधित किया गया था? तो दोस्तों 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया था। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। 6 जुलाई 1944 को, ठीक है, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद के रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक। अब हमको बताना है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों जब संविधान बना था तो मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे शुरू में, ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे शुरू में। लेकिन दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ये आपको याद रखना है, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6। पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कब किया गया था, यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश ढाका में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो ये तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय
निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बिल्कुल दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर के। जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था लोकसभा में वो जीबी मावलंकर पर लगाया गया था 1954 में। ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों 1954 में जब इन पे अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था लोकसभा में तो ये पारित नहीं हुआ था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव तो लगाया गया था 1954 में, लेकिन ये पास नहीं हुआ था। और किसके विरुद्ध लगाया गया था सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में? तो जीबी मावलंकर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो औरंगजेब था वो शाहजहां का पुत्र था, यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। औरंगजेब किसका पुत्र था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये शाहजहां का पुत्र था। और औरंगजेब था जो वो मुगल वंश का वो छठवां बादशाह था, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठवां मुगल बादशाह कौन था? तो छठवां मुगल बादशाह था औरंगजेब। और प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वो बाबर था। और छठवां कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है झारखंड राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम महर्षि गौतम की बात करें, ठीक है, तो जो महर्षि गौतम है दोस्तों ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर योग दर्शन के प्रतिपादक पूछा जाए तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। और अगर न्याय दर्शन के प्रतिपादक पूछा जाए कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो महर्षि गौतम, ठीक है। और जो शंकराचार्य जी हैं ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देव समाज का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। और देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर परियोजना है वो है अनुपम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान की खोज 1921 में हुई? अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन में और आपको ये सारे नोट करने, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थल की खोज 1921 में हुई? तो दोस्तों 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हड़प्पा की खोज कब हुई, तो आप बताएंगे 1921 में, ठीक है। और जो कालीबंगन है, तो कालीबंगन की खोज हुई थी दोस्तों 1953 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कालीबंगन की खोज कब हुई थी? 1953 में। और जो आलिम गिरपुर है, आलिम गिरपुर, इसकी खोज हुई थी 1958 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
और जो वनमाली है तो वनमाली की खोज हुई थी 1974 में। तो ये चारों फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। कालीबंगन की 1953 में, ठीक है। आलमगीरपुर की 1958 में। और वनमाली की कब हुई थी? 1974 में। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।